चलिए समझते हैं नेपाल की इस कहानी को। कैसे एक पूरी पीढ़ी का दबा हुआ गुस्सा सिर्फ एक चिंगारी से भड़क उठा और कैसे कुछ ही दिनों के अंदर उस गुस्से ने एक देश की सत्ता को हिलाकर रख दिया। इस सब की शुरुआत किसी बड़े राजनीतिक फरमान से नहीं हुई, बल्कि इसकी जड़ में था उदासीनता का एक बहुत ही क्रूर पल। एक ऐसी घटना जिसकी गूंज लाखों लोगों के दिलों तक पहुंची। तो हुआ ये कि 6 सितंबर को एक सरकारी मंत्री की गाड़ी ने 11 साल की ऊषा मगर सोनवार को टक्कर मारी और रुकी तक नहीं। ये जो दिल दहलाने वाली घटना थी, ये सीसीटीवी में कैद हो गई और देखते ही देखते एक प्रतीक बन गई, एक ऐसे शासक वर्ग का जो आम लोगों की जिंदगी से पूरी तरह बेपरवाह हो चुका था। और जब लोगों ने जवाबदेही की मांग उठाई तो देश के प्रधानमंत्री ने इसे बस एक साधारण हादसा कहकर टाल दिया। ये बयान एक थप्पड़ जैसा था और इसने एक दुखद घटना को पूरे देश के गुस्से में बदल दिया। पर सच तो ये है कि ये चिंगारी शिकायतों के उस बारूद के ढेर पर गिरी थी जो सालों से धीरे धीरे सुलग रहा था। इस गुस्से के केंद्र में था ये एक नंबर 20.8%। ये नेपाल की युवा बेरोजगारी दर थी जो पूरे दक्षिण एशिया में सबसे ज्यादा थी। इसका सीधा मतलब ये था कि पढ़े लिखे काबिल नौजवानों के लिए अपने ही देश में कोई भविष्य नहीं था, सिवाय इसके कि वो काम की तलाश में विदेश जाएं। और इस पलायन का असर देश की अर्थव्यवस्था पर कितना गहरा था वो यहाँ दिखता है। नेपाल की जीडीपी का लगभग 1/3 हिस्सा विदेशों में काम कर रहे इन्हीं युवाओं के भेजे पैसों पर निर्भर था। ये एक तरह से एक पीढ़ी के लिए नरम निर्वासन जैसा था, मतलब देश चलाने के लिए उन्हें देश छोड़ना पड़ रहा था। तो एक तरफ लाखों युवा थे जो विदेश में मेहनत कर रहे थे और दूसरी तरफ देश के अंदर राजनीतिक एलिट्स के बच्चे जिन्हें लोग नेपो किड्स कहने लगे थे। ये सोशल मीडिया पर अपनी शानदार जिंदगी का दिखावा कर रहे थे। ये सिर्फ अमीरी का प्रदर्शन नहीं था, ये अन्याय का खुला प्रदर्शन था। और फिर सोशल मीडिया पर #NepoKids आग की तरह फैल गया। इसमें एक के बाद एक कई नाम सामने आए जिन्हें लोग बिना किसी काबिलियत के मिले फायदों के प्रतीक के तौर पर देख रहे थे, चाहे वो ब्यूटी पेजेंट जीतना हो या फिर व्यापार संघ का कोई चुनाव। इस पूरी निराशा को एक प्रदर्शनकारी की इस बात ने पकड़ लिया कि शासक वर्ग में पारदर्शिता और जवाबदेही की कितनी ज्यादा कमी है। सरकार ने इस ऑनलाइन गुस्से को दबाने की सोची और 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगा दिया। लेकिन आवाज दबाने की ये कोशिश उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। ये वो आखिरी धक्का था जिसके बाद लोगों के सब्र का बांध टूट गया और वो सड़कों पर उतर आए। इसके बाद जो हुआ वो शायद ही किसी ने सोचा होगा। ऑनलाइन गुस्सा सड़कों पर एक ऐसी क्रांति में बदल गया जिसने सिर्फ 48 घंटों के अंदर पूरी सत्ता को गिरा दिया। सरकार ने तो सोशल मीडिया बैन कर दिया, पर जेनजी तो जेनजी है, उन्होंने इसका भी तोड़ निकाल लिया। एक गेमिंग ऐप डिस्कॉर्ड को अपना कमांड सेंटर बना लिया। जहां सरकार ने सोचा कि उन्होंने लोगों को चुप करा दिया है, वहीं ये युवा चुपचाप देशव्यापी प्रदर्शनों की पूरी रणनीति बना रहे थे। और फिर घटनाएं इतनी तेजी से घटी कि यकीन करना मुश्किल है। 8 सितंबर को हजारों लोग शांति से प्रदर्शन कर रहे थे, पर सुरक्षा बलों ने गोलियां चला दी। इससे गुस्सा और भड़क गया। 9 सितंबर को प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन में ही आग लगा दी और प्रधानमंत्री ओली को इस्तीफा देकर भागना पड़ा। 10 सितंबर तक तो देश में कोई सरकार नहीं थी और सड़कों पर सेना गश्त कर रही थी। लेकिन ये क्रांति जितनी तेज थी उतनी ही हिंसक भी। इन झड़पों में करीब 34 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। ये आंकड़ा हमें याद दिलाता है कि इस बदलाव की एक बहुत बड़ी मानवीय कीमत चुकानी पड़ी। तो अब पुराने नेता तो चले गए, लेकिन अब असली चुनौती शुरू होती है। इस राख के ढेर पर कुछ नया कैसे बनाया जाए? अब सवाल यह है कि आगे क्या? तो आंदोलन ने अपनी मांगें बिल्कुल साफ कर दी हैं। वो सिर्फ नेताओं को बदलना नहीं चाहते, बल्कि पूरे सिस्टम को बदलना चाहते हैं। संसद भंग करने से लेकर नया संविधान लिखने और पिछले 30 सालों के भ्रष्टाचार की जांच करने तक। पर इतने बड़े बदलाव को लीड कौन करेगा? इस सवाल के जवाब में 3 बहुत ही अलग अलग नाम सामने आ रहे हैं। एक पूर्व चीफ जस्टिस, एक लोकप्रिय इंजीनियर और एक रैपर से मेयर बने नेता। लेकिन इसी बीच एक और नया खतरा सामने आ रहा है। कहा जा रहा है कि राजशाही समर्थक गुट इस आंदोलन के गुस्से का फायदा उठाकर अपने एजेंडे यानी राजशाही को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सवाल आज भी वही है और इसका जवाब किसी के पास नहीं। क्या नेपाल की जिंजी वाकई एक नया भविष्य बना पाएगी, या फिर उनकी ये क्रांति शुरू होने से पहले ही किसी और के हाथों में चली जाएगी?
देश का भविष्य इसी सवाल पर टिका है।